फ्रेंड्स, वेलकम टू A1IS। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। डे बाय डे जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम डेट है वो नज़दीक आते जा रहा है। आपने देखा होगा हमने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाया था रिगार्डिंग द 70 बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी। अब जो फेज़ आ गया है, अगेन आई एम सीइंग द फेज़ फॉर द रिवीजन। जितना हो सके आप रिवाइज कीजिए अपने कंटेंट को, अपने नोट्स को, और कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने जो पढ़ा है, जो आपके पास कंटेंट है वो मोर देन एनफ है और वहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो एक डायलेमा हमेशा बना रहता है, द लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हो सकता है कि छूट रहा हो या बार बार आप उसको रिवीजन करना है। दिमाग में हमेशा चलता है कि ये भी टॉपिक छूट रहा है या ये टॉपिक पढ़ ले। तो इस सब चीज़ में नहीं फंसना है। आज जो हमारा वीडियो है वो रिगार्डिंग इसी पे रहेगा कि लास्ट मोमेंट में हम क्या करें, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चंस जो बनेंगे इसी टॉपिक्स के इर्द गिर्द बनेंगे, इसी टॉपिक के बाउंड्रीज में बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा है कि दिस आर द गेस्ट टॉपिक, बट दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गेस कोई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में नहीं होता कि आप गेस वर्क करें, कोई ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन नहीं कि गेस वर्क करें, 4 क्वेश्चन गेस करेंगे और 2 उसमें से आ जाएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन बनेंगे इसी के बाउंड्रीज में बनेंगे। तो आप अगर इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, इसके कंटेंट को बार बार रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे से आंसर लिखेंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, रिवीजन, राइटिंग और एनालिसिस, जो हम RWA कंसेप्ट बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके आप रिवाइज कीजिए और आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने जो पढ़ा है, जो आपके पास कंटेंट है, वो बहुत अच्छा है और बहुत आप अच्छा आंसर लिखेंगे। तो आज जो हमारा डिस्कशन है रिगार्डिंग द लास्ट मोमेंट और द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, हम 4 इम्पॉर्टेंट जो मॉड्यूल पढ़े भी थे करंट अफेयर्स रिगार्डिंग 70 बीपीएससी मेंस, उसमें सारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करेंगे। आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, अगर नहीं तो इस फिर से जाके उस वीडियो को देखिए, उसके PDF फाइल को देखिए और रिवाइज कीजिए, और इसके जितने क्वेश्चंस हैं सराउंडिंग से उसको बार बार आप लिखें। तो सबसे पहले अगर हम देखें इन द करेंट अफेयर्स, आपको पता है GS1 में करेंट अफेयर्स फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे IR को लेकर, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही हमें बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि आपने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हम इंटरनेशनल रिलेशंस की जब भी बात करें तो पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया बन के आता है नेबरिंग कंट्रीज। अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करें और इंडिया, तो हमें 3 कंट्रीज को सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्वेश्चंस आएंगे अगर रिगार्डिंग द नेबरिंग कंट्रीज इंडिया के स्ट्रेटेजी, तो ये 3 कंट्री को आपको सबसे पहले करना, सबसे अच्छे से बार बार रिवाइज करना। पहला बांग्लादेश, दूसरा मालदीव्स, थर्ड इज द म्यांमार। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, जहां से सवाल आ सकता है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस, द करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो इसमें नेबरिंग कंट्रीज और ये 3 कंट्रीज है, मालदीव्स, बांग्लादेश, म्यांमार। आपने देखा होगा बांग्लादेश को लेकर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जियो स्ट्रैटेजिक, जियो पॉलिटिकल बहुत चेंजेस हुए, इंडिया ने अपने पॉलिसीज़ को चेंज किया। हाउ इंडिया मैनेज रिगार्डिंग द बांग्लादेश, जो नया शिफ्ट हुआ है वहाँ पे डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स जो एक तरीके से जो शिफ्ट हुए हैं, उसको लेकर भारत का क्या स्ट्रेटजी होगा, इंडिया का क्या इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो फॉर दैट रीज़न बांग्लादेश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5-6 महीना में बांग्लादेश बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसीज़, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस और जियो पॉलिटिक्स। मालदीव्स की अगर बात करें तो मालदीव्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इन 3-4 सालों में मालदीव्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्री जहां ने भारत बड़ा फोकस किया है। मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चला, मालदीव शिफ्टिंग टूवर्ड द चाइना, चाइना का धीरे धीरे डोमिनेंस बढ़ते जा रहा है। तो मालदीव्स वाला जो भी सेक्शन है, जो भी सवाल है रिगार्डिंग द
ओशियन डिप्लोमेसी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने मालदीव्स को लेकर पढ़ा भी है, बांग्लादेश को लेकर भी पढ़ा है, म्यांमार को लेकर भी पढ़ा है। तो दिस 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज व्हेन वी टॉक अबाउट द नेबरिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगेन आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं कोई गेस वर्क नहीं कर रहा हूं, पर ये सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, इसके कंटेंट को, इसके सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेन पॉलिसी। अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो अगेन दिस इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी जहां पे आपको स्ट्रांगली प्रैक्टिस करना और रिवीजन बार बार करना। पहला, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आपने पढ़ा होगा, ये इस बार भी सवाल हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर आप टेन्योर देखेंगे तो 3 फेजेस है, फ्रॉम 2014 टू 19, फिर 19 टू 24 और 24 के बाद। तो पहला जो फेज था उसमें फॉरेन पॉलिसी पे नेबरिंग कंट्रीज पे ज़्यादा फोकस किया गया था। जो सेकेंड फेज था फ्रॉम द 19 टू 2024, उसमें इनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए वेस्टर्न कंट्रीज और सेंट्रल एशिया उस पर ज़्यादा फोकस किया था। एंड द थर्ड फेज यहाँ पे अगेन नेबरिंग कंट्रीज पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अंडर द मोदी टेन्योर और मोदी एरा। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर कि भारत का फॉरेन पॉलिसी क्या है। दूसरा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी अगेन द 10 years कंप्लीट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई थी तो वो एक्ट ईस्ट पे ज़्यादा फोकस करती है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक ऑल्सो। सिक्योरिटी पे भी ध्यान रखा गया और स्ट्रेटेजिक पार्ट को भी ध्यान में रखते गया। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिसी, क्योंकि म्यांमार को ध्यान में रखते हुए, आसियान कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए, जियो इकोनॉमिक को ध्यान में रखते हुए, दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज वन ऑफ द कोर फॉरेन पॉलिसी ऑफ मोदी एरा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट है इंडियाज ओशियन डिप्लोमेसी। ओशियन डिप्लोमेसी और वी कैन से द सागर विजन। वी कैन से सागर विजन, ये भी हमने पढ़ा है कि सागर विजन कैसे काम करती है। हाउ दिस सागर विजन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टू काउंटर चाइना इन द इंडिया ओशियन, और इंडो पैसिफिक में ये सागर विजन इंडियन ओशियन डिप्लोमेसी कैसे चाइना को काउंटर करेगी। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी व्हेन वी टॉक अबाउट द नेबरिंग। तो पहला, नेबरिंग कंट्रीज में ये 3 इंपॉर्टेंट है। जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो दिस 3 इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम ग्रुपिंग्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स है जो आपको फोकस करना है। सबसे पहले ब्रिक्स, ब्रिक्स और वी कैन से ब्रिक्स प्लस। तो आफ्टर द एक्सपेंशन ब्रिक्स प्लस पे बहुत ज़्यादा बातचीत हो रहा है। ब्रिक्स प्लस को लेकर जो डीडॉलराइजेशन की बात है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, या बोल सकते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की बात की जा रही है। फॉर दैट रीजन ब्रिक्स प्लस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। अब ब्रिक्स में इंडिया का रोल क्या रहेगा, हाउ ही मैनेज द प्रो चाइना ग्रुप्स, जैसे माना जा रहा है कि जितने इंपॉर्टेंट कंट्रीज आ रहे हैं वो चाइना की तरफ टिल्टेड है, तो हाउ इंडिया मैनेज। तो ब्रिक्स के जितने इंपॉर्टेंट सराउंडिंग्स है जो हमने डिस्कस किया, अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग, इस पे सवाल आ सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है SCO। अगेन सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग जिसपे इंडिया ने फोकस किया है। अब क्यों फोकस किया ये भी समझिए। एक समय सांघाई हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता था, क्योंकि सांघाई हैविंग द ह्यूज रिसोर्सेज, अगर यूरेनियम का रिसोर्सेज की बात करें, हाइड्रोकार्बन के रिसोर्सेज की बात करें, तो उसके ध्यान में रखते हुए सांघाई के जितने भी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इंडिया वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, एक तो एनर्जी रिसोर्सेज के कारण और दूसरा टू काउंटर चाइना। जैसे चाइना भारत को इनसर्कल कर रही है
थ्रू देयर बेल्ट रोड इनिशिएटिव, और आप बोल सकते हैं कि चाइना का जो इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग ऑफ पल्स है। तो भारत भी सोच रही थी कि हम अगर सेंट्रल एशियन रीजन्स में जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान है, अगर वहां पे प्रेजेंस बढ़ता है तो हम चाइना को बहुत इजीली काउंटर कर सकते हैं। तो फॉर दैट रीजन वो ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सांघाई को लेकर इंडिया ने शुरुआती दौर में बहुत एक्साइटमेंट दिखाया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाया, लेकिन लास्ट 3 4 5 ईयर्स में धीरे धीरे सांघाई से भारत अपना इम्पोर्टेंट एक कह सकते हैं प्रेजेंस कम कर रही है। जो लास्ट मीटिंग भी हुआ था हेड ऑफ द स्टेट में, प्राइम मिनिस्टर का ना जाना, ये सवाल उठती है कि भारत धीरे धीरे सांघाई से अपना प्रेजेंस कम कर रही है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट में तो हमेशा फॉरेन मिनिस्टर ही जाते हैं या डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट का जो मीटिंग हुआ था कजान में, वहां पे नरेंद्र मोदी नहीं गए थे। इसका ये भी कारण है कि सेंट्रल एशियन रीजन में थ्रू द डिप्लोमेटिक टॉक्स, थ्रू द बायलेटरल ग्रुपिंग्स के थ्रू वहां पे सेंट्रल एशियन में इंडिया अपना प्रेजेंस बना ली है। तो नाउ द प्रेजेंस ऑफ, या आप बोल सकते हैं इस ग्रुपिंग का धीरे धीरे रिलेवेंस कम होते जा रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जहां पे संघाई बड़ा न्यूज में रहा। और ग्रुपिंग्स की जब भी हम बात करें तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड अगर इंपॉर्टेंट की बात करें, अगेन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि आज के डेट में इंडिया जितना नेबरिंग कंट्रीज पे फोकस कर रही है, तो वहां पे बिम्स्टेक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू द आसियान कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए, थ्रू द नेबरिंग कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे म्यांमार भी है और थाईलैंड भी है, एंड बोथ कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ आसियान। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया के लिए बिम्स्टेक ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रिसेंट में डेवलपमेंट हुआ था कि बिम्स्टेक ने अपना चार्टर को अप्रूव कर दिया है, दिस ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कारण बना है ये न्यूज में रहने का। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग्स, ब्रिक्स, एससीओ, बिम्स्टेक। अदर ग्रुपिंग आर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वाड हो, I2U2 हो, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स है, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट, IMEC एंड I2U2, IMEC एज वेल एज I2U2। वेस्ट एशिया में देखा होगा आपने बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं थ्रू द इजराइल पैलेस्तीन, ये सारा चीज हो रहा है। तो यहाँ पे IMEC का रोल, I2U2 का रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि IMEC का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था G20 में, वहां पे IMEC का फॉर्मेशन हुआ। तो कोर प्रिंसिपल टू काउंटर चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव, या चाइना का जो डोमिनेंस है एशिया में, पर्टिकुलर द अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां को काउंटर करने के लिए IMEC का एक तरीके से बिगनिंग शुरू हुआ, जहाँ पे एशियन कंट्रीज में इंडिया हो और भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो, USA ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो IMEC क्यों इतना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चैलेंजेस हो सकता है, IMEC का सिग्निफिकेंस, जियो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस, दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर द इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो ग्रुपिंग्स में मैंने बात किया ब्रिक्स, SCO, बिम्स्टेक, IMEC एंड I2U। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगेन इन दिस IR सेक्शन, थोड़ा सा हम अगर ग्लोबल में बात करें, अगर हम ग्लोबल कंट्रीज की बात करें, तो ग्लोबल कंट्रीज में आपको भी पता है रसिया, यूक्रेन। रसिया यूक्रेन जो वार हुआ है, वहां पे भारत ने एक नया अपना मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी लेकर आया, जिसका नाम दिया था विश्व बंधु। अगेन दिस ऑल टॉपिक वे डिस्कस इन आवर प्रीवियस, जो भी हमने जो करंट अफेयर्स सीरीज था। और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियोस नहीं देखा, इतने सारे टॉपिक्स को कवर किया, तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपने बहुत अच्छा कंटेंट कवर किया है, और बी कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग योर कंटेंट, रिगार्डिंग योर रिविजन। तो यहाँ पे मल्टी वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मल्टी वेक्टर और इंडियाज न्यू फॉरेन पॉलिसी, विश्व बंधु, फ्रेंड्स ऑफ ऑल। क्योंकि आपको ही पता है, व्हेन द थर्ड टाइम मोदी जी केम इनटू पावर, मैं मोदी जी बोल सकता हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप मोदी जी इस टर्म यूज मत कीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा ये टर्म यूज कीजिएगा। मैं एज ए समझाने के लिए मोदी जी और टर्म यूज कर सकता हूँ, लेकिन आपको यूज नहीं करना है, तो आप हमेशा प्राइम मिनिस्टर मोदी यूज करें। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हेन केम इनटू पावर इन द थर्ड फेज, थर्ड टर्म जब आए थे, तो उन्होंने विजिट किया रसिया, अब पैरेलली उन्होंने विजिट किया यूक्रेन। तो यहाँ पे भारत अपना मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी दिखाता है, और एक नया वर्ड निकल के आता है फ्रॉम द फॉरेन अफेयर मिनिस्टर के द्वारा भी, कि इंडिया इज द विश्व बंधु। नाउ इंडिया मूविंग फ्रॉम विश्व गुरु टू द विश्व बंधु, वी आर फ्रेंड्स ऑफ ऑल एंड वी
फॉलो द मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी, जहाँ पे भारत ने यूक्रेन में भी जाकर यही कहा कि डिप्लोमेटिक टॉक्स होना चाहिए, पीस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, स्टेबिलिटी हो, सॉवरेनिटी को लेकर इंपॉर्टेंट चर्चा होना चाहिए, किसी के इंटरनल मैटर्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और साथ में रसिया में भी जाके इंडिया ने अपने फॉरेन पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग किया। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोबल कंट्रीज। तो रसिया यूक्रेन वार में इंडिया का क्या रोल होना चाहिए, इंडिया का कैसे इम्पैक्ट हुआ, हाउ इंडियाज अप्रोच, यहाँ पे हम विश्व बंधु की बात करते हैं। दूसरा, व्हेन ट्रम्प केम इनटू पावर, ट्रम्प 2.0 जैसे ही पावर में आए उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। सबसे पहले टैरिफ को लेकर, जहां पे इंडिया को हमेशा एज ए टैरिफ किंग को लेकर एक बोल सकते टाइटल दिया गया। पेरिस क्लाइमेट से नाम वापस ले लेना फ्रॉम द WHO, तो इसका इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ा। तो ट्रम्प जैसे ही पावर में आए बहुत सारे चेंजेस हुए जियो पॉलिटिक्स, उसका असर भारत के फॉरेन पॉलिसी पे भी पड़ा, भारत के फॉरेन रिलेशंस पे भी पड़ा, बायलैटरल रिलेशंस पे भी पड़ा। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स में या प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट topics when we talk about the current affairs particular to the IR. Again we are recalling नेबरिंग कंट्रीज में बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार। फॉरेन पॉलिसी में ये 3 फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रुपिंग्स, ब्रिक्स, SCO, बिम्स्टेक। इसके अलावा आपने क्वाड पढ़ा होगा, ये सारे हमने पढ़ा है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट जहां हमें फोकस करना है। जैसे आपको पता है इस बार अगर हिस्ट्री में संथाल अपराइजिंग पूछा तो अगली बार बिरसा मुंडा को लेकर पूछ सकता है या अदर ट्राइबल्स को पूछ सकता है। तो आप संथाल पे ज्यादा फोकस नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि आप संथाल नहीं पढ़ते, आपको अगले बार पता कि संथाल का आने का चांसेस कम है। तो वैसे ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्टिंग किए कि इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। इसका मतलब ये नहीं कि और सारे टॉपिक को आपको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन इसको ज्यादा फोकस करना। व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोबल कंट्रीज, तो रसिया यूक्रेन वॉर, इसी में इजराइल फलस्तीन को भी आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। मल्टीवेक्टर डिप्लोमेसी में जिसमें हमने विश्व बंधु बताया, और ट्रम्प 2.0। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्टिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड अगर हम बात करें इकोनॉमी, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी की टॉपिक ज़्यादा डायनेमिक नहीं होता है, लेकिन आपको भी पता है कि वो सारे टॉपिक्स जियो से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं, जियो इकोनॉमिक टॉपिक बोल सकते हैं। तो इस बार अगर हम बात करें तो देयर आर सो मेनी थिंग्स डिस्कस्ड इन द बजट। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल कर आता, विकसित भारत। अगेन विकसित भारत जो टॉपिक है बहुत बजट में चर्चा हुआ, जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बहुत सारे बातें की हैं। तो विकसित भारत है क्या, क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हो सकता है, एग्रीकल्चर में कैसे बात किया गया, क्या क्या रिफॉर्म्स की बात की गई हैं, इनर्जी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, टेक्नोलॉजी हो, SMR हो, सारा चीज़ हमने इसको डिस्कशन किया। विकसित भारत है क्या, कैसे हम मिडिल इनकम ग्रुप को बढ़ाएं, व्हाट आर द मिडिल इनकम क्राइसिस, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द इकोनॉमी। तो इसके जितने बाउंड्रीज है वी हैड डिस्कस, और आपको इसके सारे बाउंड्रीज को कवर करना, इसके सारे क्वेश्चंस को कवर करना। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इकोनॉमी। दूसरा, गिग इकोनॉमी, ये भी हमने चर्चा किया। अगेन आई एम रिकॉलिंग यू, ये भी हमने चर्चा किया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिग इकोनॉमी। इसके सारे बाउंड्रीज को हमने कवर किया इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी, DPI। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां इकोनॉमी में बजट को लेकर, जो विकसित भारत आप बोल सकते हैं या रिसेंट बजट, तो ये सब टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है रिगार्डिंग द इकोनॉमी। इसी में आप क्लीन एनर्जी और वी कैन से ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी, हाउ वी आर चेंजिंग एनर्जी ट्रांजिशन, कैसे कर रहे फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल टू द रिन्यूएबल एनर्जी। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम बात करें, गिग इकोनॉमिक हो गया, विकसित भारत हो गया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, हमने टॉपिक सारे चर्चा किया। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए, जैसे हमने क्लीन एनर्जी की बात कर लिया, एनर्जी ट्रांजिशन की बात की, इसी में
न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगा, एग्रीकल्चर वाले सारे सेक्टर्स है, फूड प्रोसेसिंग ये भी हमने डिस्कस किया है, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो ये सब टॉपिक्स आपको कवर कर कर जाना, क्योंकि दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट वन। नाउ मूविंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया, पॉलिटी। अब पॉलिटी के सारे टॉपिक्स तो मुझे उम्मीद है कि आपने कवर किया होगा, लेकिन वी आर रिकॉलिंग विद द करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। वुमेन एम्पावरमेंट, जहां हमने नारी शक्ति अधिनियम पढ़ा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, बजट में भी बहुत सारे चर्चा हुआ, तो वुमेन एम्पावरमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे जो कुछ फेवरेट टॉपिक रहे हमेशा बीपीएससी के रहते हैं, फेडरलिज्म, और वी कैन से सेंटर स्टेट रिलेशन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर निकल के आ आते हैं, पार्लियामेंट सॉवरिनिटी, और वी कैन से जो बहुत सारे पार्लियामेंट डिस्क्रप्शंस हो रहे हैं उसको लेकर भी सवाल बन सकता है। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी टॉक अबाउट द जुडिशरी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इलेक्शंस। अब वन नेशन वन इलेक्शंस, इलेक्टोरल रिफॉर्म, दिस ऑल आर द आउटडेटेड टॉपिक्स, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इलेक्शंस इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक रिगार्डिंग द पॉलिटी। तो पॉलिटी के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको बार बार रिवाइज करना है, इसके प्रैक्टिस करना। अगेन आई एम सेइंग दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपने कवर किया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो जाइए वीडियोस देखिए, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, छोटे छोटे वीडियोस है, आपको सारे क्रक्स पॉइंट मिल जाएंगे, एंड देन यू कैन इजिली राइट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट इंपॉर्टेंट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल कर आते हैं, अगेन न्यूक्लियर एनर्जी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डिजिटल अरेस्ट, 5G, OTT, these all are the important topics, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसरो के जो इंपॉर्टेंट मिशन हैं, और 100 मिशन, इसरोज इंपॉर्टेंट मिशंस, और एज वेल एज 100th लॉन्च। So these all are the important topics regarding the science and technology. Again I am saying these all are the important, बार बार इसको रिवाइज करना है। अगर आपने वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको रिवाइज कीजिए, 5-10-15 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, और इसके सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, न्यूक्लियर, क्वांटम, 5G, डिजिटल अरेस्ट, टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, लेकिन दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट जो हमेशा करंट अफेयर्स न्यूज में रहा। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग द, हमने इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छे से बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। उसके बाद हमने इकोनॉमी के विकसित भारत बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है कि इकोनॉमी, DPI, क्लीन एनर्जी को लेकर सारे एरियाज को लेकर आपको कवर करना। इसमें एक इंपॉर्टेंट है ट्रेड वार, इकोनॉमी, ये भी बहुत न्यूज़ में रहा। ट्रेड वार को लेकर, टेरिफ वार को लेकर, इंडिया चाइना या चाइना USA में हमेशा एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड वार चलते रहा, इंडिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट करने लगा। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स टॉपिक रिगार्डिंग द इकोनॉमी। जब हम पॉलिटी की बात करते थे, अगेन पॉलिटी ऐसा है कि आपने सारे बाउंड्रीज कवर हुआ, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम बता रहा हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट सॉवरिनिटी, या जो पार्लियामेंट का बार बार डिस्क्रप्शंस होता है, जुडिशरी, AI in elections. When we talk about the science and technology, nuclear, quantum, digital, ISRO, AI. तो these all are the important topics। ये लगभग 30 से 35 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एंड अगेन आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट, कोई गेस वर्क नहीं है, चांसेस है, क्योंकि न्यूज़ में रहा, जो हमेशा एक
डायनेमिक्स बना है, बीपीएससी का क्वेश्चंस कैसे आता है, उसी को एनालिसिस करते हुए दिस आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि रिवाइज करते रहिए, अपने कंटेंट को लेकर कॉन्फिडेंट रहिए और जितना हो सके क्वेश्चंस लिखिए, कंप्लीट सेट दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगे रिगार्डिंग द लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी फॉर द बीपीएससी 70 मेंस। अच्छे से पढ़िए, बी कॉन्फिडेंट, जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपको मदद मिलेगा और सिलेक्शंस पक्के से आपका होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।